बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेस। उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अगर नहीं है तो हो सकता है थोड़ी सी बीमार हो, क्योंकि अक्सर घरों में बीमारी का सिलसिला चल रहा है, लेकिन दुआएं हमारी आपके साथ हैं कि आपका दिन और सेहत दोनों अच्छा हो। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, सुबह आपकी अच्छी होगी और मौसम को आप एंजॉय कर रहे होंगे और मौसम से बच भी रहे होंगे, क्योंकि जो खुश्क सर्दी है ऑब्वियसली ये इसका खात्मा हो रहा है। लेकिन आज सुबह जब मैं घर से निकली तो मेरी गाड़ी के ऊपर कुछ बारिश के छींटे थे, तो आई थॉट कि बारिश हुई है रात को। बस वो बारिश बरसाने वाले फरिश्तों को पता लगा ना कि आप फोग में घूमती रहती हैं यहाँ पे, तो उन्होंने फिर थोड़ी बारिश बरसा दी। भाई अच्छी बात है, बिल्कुल। ये मनाजिर आप लाहौर के आई थिंक कसूर रोड के मनाजिर हैं, ये आप देख सकते हैं फिरोजपुर रोड के। और उसमें सिलसिला ये जी कि थोड़ी बहुत बारिश, हल्की हल्की बारिश, ड्रिजलिंग जिसे कहते हैं, वो हो रही है और उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन लाहौर की हद तक तो ये थोड़ी है। दूसरी जानिब अगर मुल्क भर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है ना, वो दाखिल हो गया है। कोयटा समेत बलूचिस्तान में सॉरी गला खराब है मेरा। मौसम सरमा की बारिशें शुरू हो गई है और मौसम मजीद सर्द हो गया है, जबकि आपको पता है कि कल अच्छा, मुझे लगता है इससे मजीद सर्द नहीं हुआ, इससे थोड़ा कम हो जाता है। मैं क्योंकि बारिश के बाद खुश सर्दी कम होती, खत्म होती है तो कम हो जाता है। लेकिन जो सर्दी की इंटेंसिटी, जो खुश सर्दी होती है ना, वो आपको बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है। और बारिश से ये फायदा होता है कि एटलीस्ट जो ड्राइनेस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो खत्म होती है, आपके गले नाक के मसाइल काफी हद तक बेहतर होते हैं। लेकिन उसके लिए अपने आप को सेव करना और कवर करना बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल। मुख्तलिफ इलाकों की जो कि हम बात करें उसमें मस्तोंग है, कल्लात है, तुरबत है, मकरान है और दीगर, ये हम बलूचिस्तान की बात करें आपको मालूम ही है। इसके अलावा ज़ियारत, पशीन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, यहाँ पे भी कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पे कुछ जगहों पे हल्की और कुछ जगहों पे तेज बारिश है। अच्छा, इस बारिश से ना एक और भी मसला हुआ है, थोड़ा सा मसला हुआ है वो उन लोगों के लिए जो कि सैलाब से मुतासिर हुए थे, उन बेचारों की मुश्किलात जरा थोड़ी मजीद बढ़ गई हैं। खैर, अभी आगे आपको खबर मजीद बता दें कि जो जनूबी पंजाब का इलाका है, कैरोड़ पक्का है, भावल नगर है, भक्कर है, इसके हवाले से भी इतलात है। देन KPK चले जाएं, पंजाब चले जाएं, नॉर्दर्न एरियाज चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे बारिश की पेशगोई मौजूद है और जो बालाई इलाके हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे स्नोफॉल का इम्कान भी मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ फॉग अभी भी है। पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध का राज उसी तरह से बरकरार है। जो विजिबिलिटी है वो इंतहाई कम है। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही है। और फॉग में आप मोस्टली प्रेफर करें कि आप मोटरवेज या रिंग रोड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नॉर्मली इस वेदर के अंदर स्पीड, जो रोड्स खाली होती हैं वहाँ पर स्पीड में जा रही होती है गाड़ियाँ, गैर जरूरी तौर पर जो है वो घर से निकलने से परहेज करें, क्योंकि धुंध अभी है। अब चूंकि बारिशों का सिलसिला शुरू होगा तो आई होप कि ये धुंध भी है काफी हद तक खत्म होगी। अच्छा, इस सफर की दुआ भी बहुत जरूरी है भाई, पढ़ लिया करें। इसको भी मैंने आजमाया है कि बहुत फायदा होता है। समटाइम्स आपकी आंख अच्छे मौके पे खुल जाती है, तो सफर की दुआ भी पढ़ लिया करे जाते हुए। अच्छा जी, ये मौसम की चूंकि जिक्र थोड़ा सा बैनुल अक़वामी भी हम करते चले, आपको पता है कि अमेरिका, कनाडा के जो इलाके हैं, न्यूयॉर्क वगैरह, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुई थी, मुसलसल रिपोर्ट्स आ रही हैं। और अब कुछ बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पे जो बर्फ का जोर है वो कम हो गया है, उसकी कुछ कमर टूटती नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद अर्मला खबरें अच्छी नहीं है। 70 से ज्यादा तकरीबन इससे पहले हलाकतों की बात हुई थी और अब ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि कई अफराद की खुदा न खास्ता लाशें घरों के अंदर मौजूद हो, जो कि यहाँ पे 8-8 फीट तक बर्फ पड़ी थी और लाखों अफराद ऐसे थे जिनका जो बिजली का राब्ता था वो मुनक़ता हो गया था। और इतने ठंडे मौसम में चूंकि हीटिंग सिस्टम बिजली से चलते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हुई है। बहरहाल अब बर्फबारी काफी हद तक कम हुई है, लेकिन अल्लाह करे कि लोग महफूज रहें और ये बिल्कुल सिलसिला थम जाए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे बर्फ पड़ी और लोगों की निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ है, इट्स रियली अलार्मिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल भी हमने बात की थी कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, जो इतनी शदीद एक्सट्रीम वेदर्स जो भी है, चाहे गर्मी है, सर्दी है। और मैं यहाँ पे इससे पहले कि आगे बढ़े, जो मरी है या हमारे पहाड़ी इलाके हैं, इसकी इंतजामिया, आई होप कि आप खुद भी अवेयर होंगे, लेकिन हम अपील करते हैं कि इससे पहले कि ऐसी कोई सिचुएशन वहाँ पे बने, उम्मीद है कि आप अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। और लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जरा ध्यान से जाएं, क्योंकि हम किसी पे भी रिलाई नहीं कर सकते। अपनी सेफ्टी आपके अपने हाथों में है, तो बेहतर है कि जागते रहना, साढ़े थे ना रहना। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं जी, बड़ी खबर देखते हैं आज के हवाले से। अच्छा जी, चलें, हमने आगे वाले सेगमेंट में कुछ मजीद बातें भी करनी है, पॉलिटिक्स में भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी क्रिकेट पे बात कर लें। जल्दी हो गया। हाँ, ये ले लें। क्रिकेट पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। न्यूजीलैंड ने बड़ी जबरदस्त, आप पढ़ेंगे हेडलाइन? नहीं, आप पहले बताइए ना, अपडेट करें। मैं हेडलाइन पढ़ना बहुत अच्छी है। हाँ जी, कीवीज ने पाकिस्तान को 440 वॉट का झटका लगा दिया। ये हेडलाइन एक्सप्रेस
के स्पोर्ट्स पेज की और मुझे बहुत मजा आया। इमरान ने मुझे दिखाया और मुझे 440 वोल्ट का झटका। अब इसकी लॉजिक ये है कि 2 रन की लीड हो गई है, 440 रन बना लिए न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर। और पाकिस्तान ने आपको पता है 438 2 दिन में बनाए थे, उन्होंने एक दिन में ही 440 ऑलमोस्ट एक दिन में ही बना दिए। 4 विकेटें अभी भी बाकी हैं और अगर न्यूजीलैंड की टीम कुछ लीड ले लेती है पाकिस्तान के ऊपर मजीद, जो कि लग रहा है इस वक्त, क्योंकि 4 विकेटें हैं उनके पास, एंड इफ दिस लीड्स टू ऑलमोस्ट 100 रन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कराची के अंदर इस सूरत हाल में। अच्छा, लेकिन कल एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी। आपको पता है जब रिजवान साहब बाहर से आके कैप्टनसी करना शुरू हो गए, जी वो क्योंकि खेल नहीं रहे, एक मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पे फील्डिंग करने आए और फिर कैप्टनसी की, तो उसमें मैच जो इंतजामिया थी, मैच रेफरीज थे, उनको इंटरफेयर करना पड़ा कि बाहर से आया हुआ खिलाड़ी कप्तानी नहीं कर सकता। फिर कल सरफराज जो 4 साल बाद टीम में आए वो कप्तानी करते रहे। ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है। खैर, ये जबरदस्त तनाज़ा है जी, और जो मैनेजमेंट है उसको कानून का ही नहीं पता था। बाबर आजम भी कल अगर हम बात करें तो फ्लू का शिकार हुए तो फील्ड करने ना आए और मोहम्मद रिजवान मुतबादिल खिलाड़ी की हैसियत से मैदान में, जैसे आपने मेंशन किया। चलिए क्रिकेट पे इन डिटेल हमने आगे जाके बात करनी है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से, और वो ये खबर थी कि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि लोगों को जो वर्क फ्रॉम होम है और सरकारी मुलाजमीन के लिए अपना कारोबार स्टार्ट करना जो है उसके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग उन्होंने स्कीम ने कि आधे साल की जो तनख्वाह है उसके साथ साथ 1 साल की छुट्टी देगी। जो इनकी एक न्यूज एजेंसी है अमारात की, उसके हमें 6 महीने की भी दे दें तो हम कारोबार कर लेंगे। ये दुनिया में अपनी नौयत की पहली अनोखी स्कीम है जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन जो है जाती कारोबार के लिए कोशिश कर सकेंगे, और इस स्कीम में हुकूमत जो है वफाकी इदारों के वो सरकारी मुलाजमीन को कारोबार शुरू करने के लिए आधे साल की सैलरी देगी और साथ साथ 1 साल की छुट्टी देगी, और फैसले का इतलाक जनवरी से होगा। वेरी इंटरेस्टिंग एंड अनोखी स्कीम, क्योंकि नॉर्मली लोग तो यहाँ पे कुछ और जरा सा भी आप वेंचर साथ कर रहे हो तो लोग इतराज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। चलो दुबई चलो, इसके एंड में ही होना चाहिए। भाई जबरदस्त स्कीम है, और लोगों के अंदर एक चीज जो हमारे प्रोफेसर साहिबान को, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर जगाने की जरूरत है, वो अपने कारोबारी एंटरप्रेन्योरशिप उसका जगाने की जरूरत है कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की जाने बाएं, नौजवान हमारे, क्योंकि नौजवानों का जहन बना दिया जाता है नौकरियों के ऊपर, नौकरियां हैं नहीं, और फिर आपके सामने जो मईशत की और माशी सूरत हाल होती है या हो चुकी है या हो जाती है। खैर जी, अब फाइनली वी कैन स्टार्ट द बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम पाकिस्तान के हालात की बात करेंगे। आपको पता है पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो ये गलत ना होगा। कई सालों से हम ये बार बार बात भी कर रहे हैं, गुज़िश्ता कई माह से सियासी बहरान जो है वो रूज पर है, माशी डिफॉल्ट के खतरात जो है बार बार कह रहे हैं, लेकिन कल इसहाकडार सब कह रहे थे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने के कोई खतरात नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। लेकिन दूसरी जानिब दहशतगर्दों ने भी दोबारा असर उठाना शुरू कर दिया है। हालिया दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां देखने में काफी ज्यादा आई हैं। इस्लामाबाद में भी दहशतगर्दों ने कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त कार्रवाई की और जो वफाकी दारुल हुकूमत है उसको बड़े नुकसान से बचा लिया। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जी खुसूसी सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया, और इसके साथ साथ जो सिंध के 3 बड़े शहर हैं कराची, हैदराबाद और सक्खर, इसमें जो मुमकिन दहशतगर्दी के पेश नज़र अलर्ट जारी किया गया। बिल्कुल, हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, इदारे हैं, वो दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए पुरज़्म है। पहले भी यकीनी तौर पे पाक फ़ौज ने ये किया है और अब भी हमें यकीन है ये होगा, लेकिन ये जल्द हो जाना चाहिए। अमन अमान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर GHQ में कल अहम बैठक हुई। रावलपिंडी में 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, और इसमें जो आला फ़ौजी क़यादत है, आप देख भी सकते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, दीगर तमाम कमांडर्स मौजूद थे, जिन्होंने बिला तफरीक इस लड़ाई के खिलाफ लड़ने और पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस नासूर को जड़ से उखाड़ने के अज़्म को दोहराया। गुज़िश्ता रोज़ अगर हम फेडरल कैबिनेट की बात करें तो यहाँ पे भी दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत हुई, और मुल्क में जो अमन अमान की सूरत हाल है इस पर कोई समझौता न करने का अज़्म किया गया। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन जो दहशतगर्दी है इस पर हमने बड़ी मुश्किल से काबू पाया था, और जिस तरह से हमारी पाक अफवाज ने बहुत एक क्लियर हमारे लिए सेटअप बना के दिया इस दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन स्टिल अब दोबारा से हम दहशतगर्दी के कई वाक़यात देख रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से ये सर उठाना शुरू करें तो हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल होगी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? उर्मिला, देखें, बात यह है कि ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है और बहुत अफसोसनाक, और इसलिए अगर आपने देखा कि कल 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस भी हुई कोर कमांडर्स की,
जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि इसको सख्ती से दहशतगर्दी को निपटा जाएगा, कोई कमी नहीं की जाएगी और यकीन बनाया जाएगा कि पाकिस्तान में अमन अमान दोबारा बहाल किया जाए। और आपने देखा कितने हमारे ऑफिसर, अभी यंग ऑफिसर कैप्टन फाद जही वो भी शहीद हुए हैं, और उसके बाद इससे पहले कितने ऑफिसर और ट्रूप्स हो रहे हैं। और साथ ही साथ देखें इस मौके के ऊपर सब जब हुकूमत के और अब जो होती है प्रोविंसेस के साथ आपस में रवाबत नहीं होते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है, सियासी तौर पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो ऐसे मौके पर दहशतगर्द तंजीमें में फ़ायदा उठाती हैं। और इस वक्त पूरी कौम को इकट्ठा होकर इनका मुकाबला करने की जरूरत है, क्योंकि जब लड़ाई जब भी आप करते हैं तो आप एज ए नेशन यू फाइट, सिर्फ मुसल्लह फाइट लड़ाई नहीं करती हैं, पीछे पूरी कौम साथ खड़ी होती है और ये बहुत बड़ी ताकत होती है मुसल्लह फाइट के लिए। सेकंड ये कि इसमें ये देखना है कि अब हमें क्या करना चाहिए, पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, हुकूमत और सूबाई हुकूमतें आपस में मिल के कोऑर्डिनेशन करें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जैसे APS के वक्त जब बच्चे शहीद हुए थे, ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस दोबारा करें और दुनिया को बताएं, दहशतगर्दों को बताएं कि हम सब इकट्ठे हैं आपके खिलाफ लड़ने के लिए। और सेकंड जाहिर है कि हमें अफगानिस्तान से जरूर बात करनी है, अफगान तालिबान से, जिसके आपने एक कमिटमेंट की थी कि आपकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो नाउ यू हैव टू ऑनर योर कमिटमेंट। हमने आपके लिए क्या कुछ किया, हमने आपके लिए दुनिया से बात की, आपके लिए एम्बेसडर के तौर पे काम किया, आपकी हर मौके पर मदद की, तो नाउ यू हैव टू टेक। अमेरिकन से भी बात करनी चाहिए कि देखें जाते हुए वो तमाम वेपन एम्युनिशन साहब, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है, आपने कौम की कुर्बानी का जिक्र किया ना, तो कौम तो कुर्बानी दे ही रही है सर। कौम तो पिछले 20 साल से मुख्तलिफ लोगों के गलत फैसलों की कुर्बानी दे रही है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से था, हम इस गहराई में नहीं जाते। मोर देन लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मिलिट्री पीपल और सिविलियंस आपको मालूम है शहीद हो चुके हैं, बेगुनाह मारे जा चुके हैं और कईयों को बेचारों का तो पता भी नहीं चला, किसी ने पूछा भी नहीं, कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। तो सवाल यहाँ पे ये कि जब कौम एक दफा ये कुर्बानी दे चुकी, लोग अपने घर, उसके बाद दोबारा से इस चीज का शुरू हो जाना, हमने कहां पे गलती की और फिर उस गलती को सुधारने के लिए क्या उसी का एक्शन भी हमें दोबारा चाहिए ब्रिगेडियर साहब, या फिर कोई पॉलिसी में तब्दीली लानी होगी? मैं मिलिट्री सतह पे बात करूं, जैसा कि आपने कहा कि गैर मामूली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है 2 रोजा। देखिए उसमें तो जाहिर है कि फर्क फौज तो पूरा ऑपरेशन करेगी और पूरी तैयारी भी कर ली है और वो हर वक्त तैयार है, किसी वक्त भी, चाहे वो दिन रात हमारे ट्रुप्स जो वो लड़ाई करें, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या सियाचिन हो या वेस्टर्न बॉर्डर हो। लेकिन इसके साथ देखना ये है कि इस वक्त हमें बड़ी प्लान करके इनके खिलाफ ऑपरेशन करने, क्योंकि जब मुज़ाकरात इनसे हुए हैं और उसके बाद फिर चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई है तो उसका इन्होंने फायदा उठाया है, दोबारा अपने वेपन जो अमेरिकन के साथ लेके इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिए। बलोचिस्तान में आपने देखा कि BLA BF ने भी TTP के ज्वाइन करने की बात की, तो ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि बलोचिस्तान हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 है। अगर बलोचिस्तान है तो गवादर पोर्ट है, बलोचिस्तान है तो तमाम मिनरल जो वहाँ पर है, मादनियात, कॉपर, सोना, वो सब कुछ है, ऑयल है वहाँ पर। तो इसके लिए मेरे ख्याल में हुकूमत को बहुत ही अहम फैसले करने हैं, ये सूबाई फेडरल गवर्नमेंट को। अच्छा। क्योंकि उनको भी ये देखते हैं कि आप अब बलूचिस्तान जाएं, वहाँ बैठें, वहाँ जाके बलूचिस्तान के अब लीडर से मिल के फैसले करें, बजाय के अब इस्लामाबाद में फैसले करते हैं। सबसे बड़ी है फिर उनको रोजगार देखें कि उनको जब एक फाइनेंशियली लोग अच्छे होते हैं तो फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं, फिर वो अवाम दुश्मन के ऐसे ये दहशतगर्दों के हाथों में नहीं खेलते, क्योंकि फिर उनको पैसे की जरूरत नहीं होती है। तो इट हैज टू बी 2-3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी। इकोनॉमिक हालात वहाँ के बेहतर करें, उसके बाद उनके अवाम के साथ रबावत रखें, उनसे निगोशिएट करें और साथ साथ ऑपरेशन भी करते रहें। तो मेरे ख्याल में ये सारी जो 2-3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होगी ये मुल्क के लिए बेहतर है। साथ साथ जो एक नया नेशनल एक्शन प्लान बना था उस पर अमल क्यों नहीं करते हैं, नेक्टा का फॉल क्यों नहीं हम करते हैं? एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटेड हेडक्वार्टर होना चाहिए जहाँ तमाम इंफॉर्मेशन आए, फिर उसके बाद टाइम पे सब सूबों को प्रोवाइड किया ताकि वो प्रश्न में करें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने अफगान तालिबान के से बात की और जब अफगानिस्तान में जब हुकूमत चेंज हो रही थी और पाकिस्तान ने बड़ी एक उस पर तासुर था कि जब ये अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आएगी तो बड़ा सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, और हमने पूरी दुनिया में लॉबिंग भी की इस हवाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बाद से अब अफगान तालिबान की जानिब से या अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ
दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है और इस चेंज के बाद 51% इजाफा हुआ है दहशतगर्दी के वाकयात में। सो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है अफगानिस्तान को लेके या अफगान तालिबान को लेके, आपके ख्याल में इसमें क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, क्या मुज़ाकरात होने चाहिए, किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए कि जो सिचुएशन है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो? देखें, उसमें पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की मिलिट्री को एक टीम वहाँ पर जानी चाहिए, अफगान तालिबान से बात करें, उनको बताएं कि हमने आपके लिए क्या कुछ किया है, और सेकंड उनको ये बताएं कि आप सबसे पहले मुल्क में पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं जो कि बैलेंस एथनिक रिप्रेजेंटेशन हो, उसमें ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, पश्तून भी हैं, हज़ारास भी हैं, सबकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि फिर एक हुकूमत मजबूत बनेगी। नंबर 2, वहाँ पर जो इंसानी हकूक़ का अपने वो जो एक और इशू है कि वो आपने देखा वुमेंस को, औरतों को तालीम हासिल करने नहीं दे रही, जबकि अगर अलग यूनिवर्सिटी हो तो फिर तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट उसके बाद उनको बताया जाए कि आप ये चीज़ें करेंगे तो फिर दुनिया में आप दुनिया को रिकग्नाइज करेगी, रिकग्नाइज करेंगे तो आपको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगी, जो पैसा फ्री हुआ है वो भी मिल जाएगा, और जब उनकी फाइनेंशियली वायबल होंगे, उनकी रेट पूरे अफगानिस्तान में कायम होगी, तब वो इन दहशत तंजीम के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, जिसमें अलकायदा भी है, फिर उसके बाद ISS फरोख्तान ग्रुप है, फिर TTP है, फिर इस्लामिक तुर्किस्तान मूवमेंट है वहाँ पर, ये सारे लोगों को मना करेंगे। सेकंड, एक और बात हुई कि अफगान तालिबान ने अपनी कॉन्फ्रेंस से इनको पुश करना शुरू किया कि आप पाकिस्तान वापस जाएं, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। दैट वाज द टाइम जब ये पाकिस्तान में आ रहे थे तो इनके खिलाफ ऑपरेशन करते और इनको हमेशा के लिए खत्म कर देते। हमने इनसे बातचीत शुरू कर दी, जब बातचीत शुरू की तो उसमें इनको मौका मिला रीऑर्गेनाइज होने का, रीएस्टैब्लिश होने का, और उन्होंने कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया। दैट वाज द रीजन फॉर प्रॉब्लम। सही सही। अच्छा बेग साहब, अब इसमें हमने जो कि शुरू में दहशतगर्दी की बात की, और हमें अच्छे से पता है कि ये मामला तभी ज़्यादा पनपते हैं जब मुल्क में माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती। माशी सूरत हाल तब बेहतर नहीं होती जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती। अब कुछ अर्सा पहले जब बाकायदा तौर पे फॉर्मर आर्मी चीफ ने कहा कि अब इदारों का, फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, अब एक थॉट लोगों के अंदर ये मौजूद है कि जब आपने इससे पहले कुछ इस किस्म के अवामिल में आप शरीक कार रहे जिससे मसाइल ख़राब हुए, तो अब आपको जब तक वो सेटल ना हो इस मामले से पुल आउट आप नहीं हो सकते। ये इस सिस्टम से कहीं ना कहीं आपको, चाहे वो पॉजिटिव रोल हो, वो आपको प्ले करना पड़ेगा। ये एक ख्याल मौजूद है लोगों के अंदर, कई लोगों से जब हमारी बात होती है। आपके ख्याल में क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त जिस नहज पे है, जिस तरह की सियासत हो रही है, आपस में मामलात सेटल कर सकती है कि हम माशी तौर पे ठीक हों और दहशतगर्दी से भी निपटे, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, देयर इज सपोज्ड टू बी अ रोल, उसके बाद ही शायद मामलात ठीक हों? इमरान, ये एक बहुत ही अजीब सी बात है कि आपको जब एक दफा मिलिट्री ने कह दिया कि हम इस पॉलिटिकल हैं, फिर सियासतदानों को ज्यादा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, बैठ के इनको बैठना चाहिए। हुकूमत का काम होता है सिचुएशन कंट्रोल करना, हुकूमत नेशनल डायलॉग की कॉल करे, बैठे कि चाहे मुल्क के लिए हम बैठते हैं या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर लें कि उसमें हम इकोनॉमी, सियासत, ये इलेक्शन, मुल्क में दहशतगर्दी, सब की बात करेंगे, लेकिन ये नहीं करें। मैं आई स्ट्रांगली फील कि इस वक्त या चीफ जस्टिस या एस्टैब्लिशमेंट, दे हैव टू पुश देम कि आप बैठें, मुज़ाकरात करें। मेरा तो यहाँ तक दिल जाता है कि 2 दिन की कमरे में बंद करें और इनको कहें कि हम खोलेंगे उस वक्त जब आपको फैसला करेंगे मुल्क के व्यक्ति के लिए। दैट इज द वे यू नीड इट, और ये बहुत जरूरी है इससे पहले कि मुल्क और इकोनॉमिक क्राइसिस में चला जाए। आई थिंक आई एम श्योर कि एस्टैब्लिशमेंट इसको बड़ी गहरी नजर से देख ही रही होगी और अनकरीब कोई ना कोई फैसला किया जाएगा। और आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई मूव हो सकती है, क्योंकि बहरहाल आपका ताल्लुक भी रहा है और रवाबित भी होते ही हैं इंसान के, तो कोई ऐसी अपडेट, कोई ऐसी न्यूज़ को खबर? देखें, ये किसी हालत में भी मुसल्लह फौज पाकिस्तान की हिफाजत की, सोवरेनिटी की जिम्मेदार है, और अगर वो देखते हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, जहां तबाही की तरफ जा रहा है और ये आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, देन दे विल हैव टू कम इन, दे विल हैव टू मेक देम सिट, और तो पुश किया जाए कि आप फैसले करें और कौम को आगाह करें कि अगले 1 साल में किस वक्त हुकूमत डिसॉल्व होनी है, किस वक्त असेंबली डिसॉल्व होनी है, किस वक्त इलेक्शन होनी है, कब नई हुकूमत बननी है, और उसके बाद मुल्क का क्या हालात। और अनसर्टेनिटी जो है ना, गैर यकीनी, लेकिन ब्रिगेडियर साहब का आइडिया बहुत अच्छा था कि ये कमरे में बंद करके जब तक इस पॉइंट पे ना आए तब तक आप ऐसे करिए जैसे मुल्क की तारीख में कभी हुआ ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चूंकि हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद थे जो कि अपनी राय भी दे रहे थे
और उनका तज्जिया भी था। अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया पीस कीपिंग के लिए इस रीजन में, सपोर्ट किया अमेरिका को भी और तालिबान को भी कि वहाँ पे एक बेहतर गवर्नमेंट बने, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए सूरत हाल चैलेंजिंग हो रही है। अल्लाह करे निकले, हम इससे बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब वक्त हुआ है आपकी मुलाकात कराने का एक्सप्रेसो हीरो से। बिल्कुल आपको बताएं, थाईलैंड में होने वाली 13वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, जिसका तज़किरा पिछले दिनों में बहुत रहा, इसमें पाकिस्तानी तनसाज छाए रहे, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी। और हम अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर एहसन असलम, जिनका चर्चा आपने सोशल मीडिया पर भी बहुत सुना, उन्होंने तारीख रकम की, 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। और उन्होंने मजीद ये बताया कि इंडिया, श्रीलंका और यूएसए के डिफरेंट जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके साथ वो कम्पीट कर रहे थे। और ऐसा कैसे हो सकता है कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए अच्छा करे, बड़ा करे और वो हमारे शो का हिस्सा ना हो। एहसन असलम हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव मौजूद है। वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम द पार्ट ऑफ योर शो। ऐसे सबसे पहले तो इस कंपटीशन के हवाले से बताएं, आपने इंडिया, श्रीलंका, यूएई के जो हैं बॉडी बिल्डर्स, यूएस के उनके बॉडी बिल्डर्स को आपने जो है शिकस्त दी, और कैसा लगा ये कंपटीशन? 3 गोल्ड मेडल अपने अपने नाम किए। सबसे पहले तो बताऊंगा, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर मी। मेरे लिए बहुत लंबा अर्सा इसके लिए दरकार था। इट्स बीन 5 years नाउ। यस, तकरीबन 5 साल हो गए मुझे इस फील्ड में अपने आप को लाने के लिए। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 साल पहले जो है क्वालिफाई कर लिया हुआ था इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए। सो आई स्टार्टेड माई इंटरनेशनल करियर फ्रॉम लास्ट, यू कैन से दैट, इन 2021। उसके बाद जब मुझे पता चला, मेरा जो इनिशियल गोल था वो यही था कि मुझे जो है ना बस यहाँ पर जो है सिर्फ पार्टिसिपेट करना, एंड आई जस्ट वांट टू रिप्रेजेंट माई कंट्री, दैट्स इट। अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो इतनी इज्जत मुझे लिख देंगे। अब वहाँ पे जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे दूसरी कंट्रीज़ के लोग जो थे वो शामिल थे। आई हैव सीन देम एंड दे आर ग्रेट एज वेल। मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था क्योंकि नेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल पे मैं ऑलरेडी प्ले कर चुका था। यस, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट। तो मुझे वहाँ पर जब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने वहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया, एंड दे अनाउंस, शॉर्ट करता हूँ इसको ताकि एंडिंग के पार्ट पे आता हूँ जो कि सबसे इमोशनल पार्ट था मेरे लिए। हम दिखा भी रहे हैं साथ साथ। हाँ जी, तो वो इमोशनल पार्ट ये था कि दे अनाउंस देयर आर 40 पीपल्स, तकरीबन 40 जो थे वो लोग थे मेरी फर्स्ट जब मैंने मेडल विन किया। तो वहाँ पर जो है दे अनाउंस नाउ 10 लीव, आफ्टर दैट 10, उसके बाद फिर और 10, लास्ट में 6 लोग रह गए। Now they are announcing the positions. There are over total 5 positions. अब वहाँ पे 5 positions में ये था कि they announce 5, 4, 3, 2, and then they stop. Oh. There are 2 people. One is 6. number 1. Yes, one is 6 and one is 1. Okay. अब मुझे वहाँ पे ये था कि यार या तो मैं, कौन थे आपके साथ किस मुल्क के थे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। They are from one from India, Nigeria, Sri Lanka, and might be other one also from India. ठीक। So अब मेरे पास सिर्फ वहाँ पे 2 ही positions बची हुई थी, या तो मैं नंबर 1 थे या नंबर 6? नंबर 6 था। And the proud moment for me at that time कि they didn't announce my name as ना, so they said they are silence, सब खामोश बैठे हुए हैं। और like उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने कहा कि please play the national anthem of Oh, wow. Yes. Brilliant. तो ये मेरे लिए एक सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट था। एंड सडनली मुझे नहीं पता, आई एम नॉट We can still see and feel that thing in your eyes, by the way. जिस तरह की इंसान की इतनी मेहनत हो। अच्छा, दूसरी मुझे आप बताइए कि जो आपने कहा कि जो बैनुल अक़वामी कंपटीशन था बॉडी बिल्डिंग का, वो हमारे लोकल कंपटीशन से मुख्तलिफ था। कैसे मुख्तलिफ था, मेरा पहला सवाल है। और दूसरी बात कि फिट तो बहुत थे ना, हर दूसरा जिम इंस्ट्रक्टर जिसका जिम खुला होता है वो खुद माशाल्लाह फिट होता है। तो क्या फर्क है कि एक आदमी इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रेजेंट करे, उसमें क्या पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे आप जा सकते हैं? सर, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, they never allowed unnatural person to their competition. ठीक है, सप्लीमेंट्स वगैरह बड़ा ऑर्गेनिक होना चाहिए आपको। There is a written in my on my medals. दिखाइए जरा मेडल अपना, सामने कैमरा है। अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ देखें तो यहाँ कायदा लिखा गया है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। ओके। जब मेरा सेकंड कंपटीशन हुआ तो वहाँ पर यानी कि उसी कैटेगरी के उसी कंपटीशन के अंदर जब मेरी सेकंड मैंने गोल्ड मेडल हासिल करना था, उससे पहले ये हुआ कि अब मैं जब मेरा फर्स्ट कंपटीशन था वहाँ पे मुझे बहुत लीन दिखना था। अच्छा। यस, तो आई डिडंट ईट फॉर 1 डे
मैं खाना नहीं खाया हुआ था, पानी नहीं पिया हुआ था। तो लेकिन सेकंड जब कंपटीशन था तो उसमें मुझे थोड़ा सा ह्यूज दिखना था, ब्रॉड दिखना था। तो ये आपके ही क्वेश्चन से थोड़ा सा रेलेवेंट है, इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। डू सम काइंड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एग्जैक्टली, कि पता लग जाए कि ऑर्गेनिक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हुआ कि जब मैं स्टेज पे गया हूं तो पहले मैंने खा लिया हुआ था उसके बाद, क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा दिखना था। अब मैंने थोड़ा सा हला के खाया, लेकिन उनको जजेस को वहां पे पता लग गया कि नाउ ही ईट समथिंग, या इसने कुछ गलत तो नहीं किया अपने साथ। उन्होंने कहा सर आप नीचे आ जाएं, डोप टेस्ट के बगैर हम आपको दोबारा स्टेज पे नहीं जाने दे सकते। दे टुक माय डोप टेस्ट, दे टेस्ट मी अगेन and then they said yes sir। वो उन्होंने मुझे बता दिया था। अच्छा ये बताएं, ऑब्वियसली ट्रेनिंग पैटर्न जैसे भी इमरान ने अपने क्वेश्चन में मेंशन किया कि फिट तो हर कोई हो सकता है, लेकिन आपकी जो बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना, मतलब आपने बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करना है, आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपने जैसा कहा ऑर्गेनिक होना चाहिए। सो व्हाट आर योर पैटर्न्स, किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं आप, और आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो किस तरह की हैं, क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, इस हवाले से भी बताएं। इसका सिंपल आंसर ये है कि स्पोर्ट्समैन विदाउट डिसिप्लिन इज नॉट अ स्पोर्ट्समैन। तो अगर स्पोर्ट्समैन के अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो वो आई थिंक सो वो कभी भी किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर फजर एंड आफ्टर प्रेइंग आई गो टू द वॉक। मैं वॉक के लिए चला जाता था। स्केड्यूल है लाइफ का, पूरा स्केड्यूल था। आई एम अ प्राइवेट जॉब सेक्टर एज वेल, वर्किंग इन अ प्राइवेट जॉब। सो वहां पर मुझे अपनी जॉब भी करनी होती थी, फिर जॉब से वापस आकर जो है फिर जिम करनी होती थी। ऑन एवरेज कितना जिम कर रहे थे आप एक दिन में जब तैयारी कर रहे थे? हाँ जी, जब मैं तैयारी कर रहा था, मुझे लगता है आप जिम में ही सोते होंगे तकरीबन। हाँ जी, ऑफिस जिम यही चल रहा था। सुबह के टाइम भी जिम चल रहा था तकरीबन 2 घंटे, और रात के टाइम भी तकरीबन 2 घंटे। एक जो फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है एक बॉडी बिल्डर के लिए, एंजाइटी नहीं होती एवरी टाइम यू इनटू वेट्स, ठीक है, आप जो है ना मेजरमेंट्स कर, अच्छा फिर छोटी छोटी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि किस चीज पे आपको जजेस जो हैं वो जज करेंगे, आपके जो शेप्स हैं एंड ऑल दैट, तो आप फिर एंजाइटी का शिकार नहीं होते। उसका क्या हल है? उसके लिए ऐसा होता है कि छोड़ दें, बस नहीं करनी आज। a lot because I can feel कि स्पोर्ट्समैन अक्सर परेशान रहते हैं। Not only anxiety, sometimes aggression and sometimes negative things also come। तो यहाँ पर हमें जो है वो अपने आप को बहुत जरा संभाल के रखना होता है। क्यों? क्योंकि हमारी डाइट से रिलेटेड जो चीजें हैं जिसमें शुगर तो जा ही नहीं रही होती है आपकी बॉडी के अंदर, एंड शुगर इज वो आपको एक एनर्जी एक पुश देती है। स्माइल, शुगर का सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि जब आप शुगर ले रहे होते हैं तो आपको स्माइल करने में हेल्प करती है। अब हम जो है वो तकरीबन हंसते रहते हैं। हाँ जी, चीनी तो 1 साल तकरीबन मैंने 1 साल जो है वो नॉट इवन अ पिंच ऑफ शुगर मैंने अपनी बॉडी के अंदर इनटेक की। जिंदगी क्या है? क्या जिंदगी आप मीठा नहीं खाते? नहीं, अब बहुत ज्यादा खाया, लाइक जब कंपटीशन बहुत जबरदस्त। अच्छा टाइम हमारा तकरीबन खत्म हो गया। इन द एंड एक तो हमें ये बताइए कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, सूटेबल एज क्या है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस में जाने के लिए? क्योंकि ये एक ऐसा खेल है मुझे लगता है हर पाकिस्तानी खेल सकता है, और हम बड़े तगड़े भी हैं पाकिस्तानी, बड़े अच्छे इसमें लोग निकल सकते हैं। उनको कोई तजवीज दे दें कि कैसे वो शुरू करें, हाउ दे कैन बी अ पार्ट ऑफ सच इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस। इसका आखिरी मैं एक ही छोटा सा इसका जवाब दूंगा आपको कि अपनी डाइट को बेहतर से बेहतर बनाएं, नेगेटिव एक्टिविटीज से परहेज करें, और अपने आप को जिम के अंदर लेकर आए, यानी अपने आप को फिटनेस गोल्स में लेकर आए। स्टार्टिंग में ये मत सोचें कि जी आप जो है वो किसी कंपटीशन का पार्ट होने वाले हैं या नहीं होने वाले। आपकी लाइफस्टाइल में ये जो फिटनेस है वो हिस्सा होना चाहिए। एहसन, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको बहुत जबरदस्त आपकी अचीवमेंट है, डेफिनेटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इसलिए हमारे साथ मौजूद थे। थाईलैंड में होने वाली जो वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, इन्होंने मेडल भी जीते हैं और काफी जबरदस्त परफॉर्म भी किया। इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। इनका कहना है कि आपको इनकी हमारे सामने जो ट्रॉफी है मैं चाहता हूँ एकदम वो दिखा भी दें, बिकॉज ये बज़ाहिर तो एक ट्रॉफी हमें लगती है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना वक्त होता है वो। और ऐसा आपने अब इसको ट्रांसफर शिफ्ट भी करना है आगे जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर, ताकि आपकी तरह वो भी प्रोफेशनली खेलें। सो दिस वाज अबाउट टुडे। वंस अगेन हमने एक एक्सप्रेस हीरो से आपकी मुलाकात करवाई। नाउ ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम आपको सफर शर्त के अंदर वादी सोन्स केसर की सैर करा रहे हैं, और उसमें हम अभी वैसे बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन अभी ग्लिम्प्स कुछ दिखा रहे हैं, कुछ झलक चल रही है। और इस वक्त आपको खबीकी झील के ऊपर लेकर चलते हैं, जहाँ पे वकार साहब मौजूद हैं, और यहाँ पे उनके साथ एक इमरान भी मौजूद है। ये इमरान जो है ये बहुत जबरदस्त म्यूजिशियन है, रोजाना सुबह 9 बजे यहाँ पे आता है और सारा दिन गाने गाता है। तो जरा देखते हैं और सुनते हैं कि इमरान की जिंदगी क्या, और वकार साहब जरा क्या सुन रहे हैं आज इमरान से। जी वकार भाई, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सून वैली। सून वैली में मैं खबेकी की जो झील है उसके किनारे पे बैठा हूँ इमरान,
अर्मिला, और बहुत ही खूबसूरत सुबह है और इस वक्त जो है वो सूरज तलू हो रहा है और मेरे पीछे जो है वो बहुत ही खूबसूरत झील है। इस झील के पार जो है वो बर्ड्स कॉलोनी है जहाँ से परिंदे जो हैं वो उड़ान भरते हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। मेरे साथ जो है वो इमरान बैठे हुए हैं। हम वादी सून पे सफ़र शाद की एक सीरीज़ करने आए हैं जैसे कि आपको इल्म है, और यकीन जानिए कि वादी सून के अंदर ऐसे ख़जाने दफन हैं। उनको आप सकाफ़ती ख़जाने कहें, उनको आप इल्मी ख़जाने कहें, तारीख़ी ख़जाने कहें, आसार कदीमा के हवाले से ख़जाने कहें, लैंडस्केप के हवाले से ख़जाने कहें, और पुरानी और ख़ूबसूरत इमारतों के हवाले से जो यहाँ पे ख़ूबसूरत इमारतें हैं और जो फॉसिल्स जो हमने देखे हैं बहुत ही कमाल। और ये सफ़र शर्त का ये वाला जो सीज़न है ये बहुत ही कमाल होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा मेरी ख्वाहिश ये है कि आपकी आज की सुबह को कमाल बना दिया जाए वादी सून से। मेरे साथ इमरान हसन, मेरे साथ इमरान बैठे हुए हैं, ये भी इमरान है, और खबेकी की झील के किनारे ये अमूमन गाना गाते हुए यानी सुबह के तकरीबन 9 बजे ये आ जाते हैं। अच्छा। आपका एक्सप्रेसो कब शुरू होता है? 9 बजे। 9 बजे, हाँ। हमारा भी। तो एक्चुअली मुझे बिल्कुल यादाश्त जो है ना यहाँ आके आपकी महव हो जाती है। तो जब आप एक्सप्रेसो शुरू करते हैं उस वक्त इमरान ये झील के किनारे पे अपना जो तरन्नुम है और मौसीकियत है ये बखेरते हैं। वाह। तो इमरान ये जो इमरान है ये आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। जरूर। वतना ते वल्लो आ दिल बूंदा से ओए, वतना ते वल्लो आ दिल बूंदा से सांगे ओ न मल्लो, सांगे ओ न मल्लो ओ दिल बूंदा से ओए, वतना ते वल्लो आ दिल बूंदा से ओए, वतना ते वल्लो आ। खबे कीते एक्सप्रेस ले आए नी, रूबों सड़ दे डूंगी शाम वेले, जद याद आवेले होए गुजरे ओ वेले, जद याद आवेले होए गुजरे ले, साडे नाल रलो आ दिल बूंदा से ओए, साडे नाल रलो आ दिल बूंदा से सांगे ओ न मल्लो, सांगे ओ न मल्लो ओ दिल बूंदा से ओए, वतना ते वल्लो आ। बखता दे अजकल फत जड़े माया, संगे ही जर बेचे ओए कसड़ वे माया, कोई बागन दी सैर होवे वे ओ इमरान ते अरमला दियो शाला हर दम खैर होवे। अरे वाह। बखता दे अजकल फत जण वे माया, ओए संगे ही जर बेचे ओए कसड़ वे माया, असंगे ही जर बेचे ओए कसड़ वे माया, चिट्ठी सुख दी घल्लो आ दिल बूंदा से ओए, चिट्ठी सुख दी घल्लो आ दिल बूंदा से सांगे ओ न मल्लो, सांगे ओ न मल्लो ओ दिल बूंदा से ओए, वतना ते वल्लो आ दिल बूंदा से ओए, वतना ते वल्लो आ। वाह वाह वाह। आपके नाम जो खूबसूरत माइया था वो आपने सुना, और वादी सून जो है इस पे 16 एक साथ हम कर चुके हैं। यहाँ आके हमें एहसास हुआ है कि यहाँ तो बहुत सारी एक साथ का प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है, यहाँ पे जो मामलात हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कि उनको कवर करना जो है वो बहुत ही, यानी जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आपको लगता है कि बस एक समंदर है, और वादी सून बज़ाहिरन जो है वो इतना बहुत ज़्यादा बड़ा इलाका नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो तारीख़ है या यहाँ पे जो कदीम आसार हैं, यहाँ पे जो सकाफ़त है, ये तमाम चीज़ें हर तरफ बिखरी हुई हैं, और नाज़रीन को हम दिखाएंगे कि किस कदर वादी सून खूबसूरत है। और लाहौर और इस्लामाबाद से आपको मालूम है और मुख्तलिफ शहरों से इसकी एक्सेस जो है वो बहुत आसान है। ये बहुत ही कमाल बात है। बिल्कुल 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 भाई, अमेजिंग। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ये नज़दीक भी है, एक्सेसिबल भी है, तकरीबन ज़िला खुशाब
के अंदर ये मौजूद है और उसके साथ साथ तकरीबन 35 किलोमीटर इसकी लंबाई है और कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 9 to 10 माइल्स इसकी जो चौड़ाई है इस वादी सून की। जबरदस्त वकार भाई, बहुत ही मजा आ गया भाई, खास तौर पे जो माई आपने हमें डेडिकेट करवाई ना, मैं होता तो 1000 रुपए की वेल जरूर देता कम से कम इनको, हो सकता दियो मेरी तरफ से दे दीजिएगा वकार भाई जरूर कम से कम। थैंक यू वेरी मच। सून के इमरान और ऐसे कई इमरान, ऐसे कई आर्टिस्ट पाकिस्तान के कोने कोने में हैं। दिस इज व्हाट एक्सप्रेसो इज ट्राइंग कि आपके सामने पाकिस्तान की जो असल शक्ल है, जो असल चेहरा है, द पॉजिटिव पाकिस्तान, वो लाया जाए। आई होप कि आपका मूड अच्छा हुआ है। अच्छा होगा और वकार भाई को क्रेडिट जाते हैं कि जहां भी वो कहीं जाते हैं सफर शर्च के लिए, वहां पे कोई ना कोई ऐसा आर्टिस्ट ढूंढ के निकालते हैं और आप तक लाते हैं। और जहां भी 14 किस्तें रिकॉर्ड कर चुके हैं, कहते हैं यहाँ पे 1.5 महीना और भी हो सकता है, क्योंकि इनका दिल नहीं कर रहा था वापस आना पड़ता है उनको। चले जी, वकार भाई हमें अपडेट करते रहेंगे और सफर शर्च के लिए हम बहुत एक्साइटेड है। 16 एक साथ कर लिए, हम और भी करेंगे हमें लगता है, क्योंकि इनका वापस आने का तो मूड नहीं है। बिल्कुल, आपको दिखाते हैं, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो टॉप ऑफ द आवर। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज हमने करना है एक ऐसी इनकलाबी किस्म की, मुझे लगता है कि हम जब बच्चे थे तो हम ही शायद थोड़ा पढ़ाई से भागते थे, लेकिन आजकल के बच्चे ना सिर्फ पढ़ाई से भागते हैं बल्कि उनके पास बड़े ज़बरदस्त सॉल्यूशंस भी हैं। भाई फिजिक्स का पेपर अगर आपको नहीं आता, वैसे तो देयर कैन बी सेवरल सॉल्यूशंस, लेकिन एक बच्चे ने हल निकाला फिजिक्स का पेपर हल करने में, और उसने उस फिजिक्स के पेपर में जब उससे न्यूटन लॉज का पूछा गया तो उसने क्या लिखा, ये सुनिए जरा उसने क्या लिखा। ये उस्ताद जी बता रहे हैं जो चेक कर रहे थे पेपर। कॉपीज चेक कर रहा हूँ कराची बोर्ड की, और बच्चा समझता है कि जो असेसमेंट कर रहा होता है वो अंधा है, वो कुछ भी चेक करेगा और नंबर दे देगा। आप देखें इस कॉपी को गौर से, इसका मुताला करें। फिजिक्स की कॉपी, इसमें गाना लिखा हुआ है। पहले लिखता है बड़ा ख़तरनाक पेपर दिया है भाई लोग, कसम से दिल दुखता है मेरी जान, मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेबस ख्यालों में, नदियों में, नालों में, सालों की प्यालों में, सालन पता नहीं क्या लिखा है। बहरहाल आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पे भी पूरा वो गाना मौजूद है, भरा हुआ है। फिर मौसूफ इतना फारिग टाइम रखते हैं, बाकायदा म्यूज़िक भी देते हैं, तुन तुना तुन 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 तुन, और पता नहीं क्या क्या। क्या करे इस कौम का यार, ये जो म्यूजिक था ना, तुम आई लव इट। अच्छा सी दूसरी जानब ये उनके पास इसमें भी कंटेंट कम हो गया कि गाने के अब लिरिक्स इतने याद नहीं, और सालन के प्यालों में, मतलब लाइक सीरियसली ये अली जफर का इतना मशहूर गाना है। अच्छा, अली जफर को कहीं व्हाट्सएप पे ये वीडियो मौसूल हुई, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि जी ये वायरल वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे मौसूल हुई है, मेरी तालिब इल्मों से इल्तिजा है कि मेरे गीतों में फिजिक्स को तलाश ना करें। वैसे तो फिजिक्स निशार समेत हर जगह मौजूद है, लेकिन पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करें और साथिजा का एहतराम करें। अली जफर ने वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये गाना थोड़ा उस तरह का रिदमिक है कि कहीं फिजिक्स को रिलेट कर गया ये बच्चा ना, क्या बात है। और उन्होंने आखिर में भी लिखा, देखा हंसते हुए, उन्होंने आखिर में जज्बात का इजहार भी किया इस पूरी वीडियो का अगर आप देखें। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं लेक्चर्स के बीच में सोता रहा और मेरा दिल नहीं करता फिजिक्स पढ़ने को, न्यूटन ने तो हमें वक्ता डाल दिया है। कुछ इस तरह की बातें भी उन्होंने लिखी है। खैर तब किसी बच्चे के लिए इसमें तकलीद करने के लिए कुछ नहीं, ऑन लाइटर एंड, ऑन लाइटर नोट ये एक वीडियो है कि हमारे बच्चे और इनफैक्ट हम भी, क्योंकि मेरे भी कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने हमें बताया कि भाई हम भी कभी कभी ये करते होते थे कि और कुछ नहीं आता था तो हम गाने लिखाते थे। एंड आई रिमेंबर ज्योग्राफी के पेपर के अंदर जहाँ डाटा लिखना होता था वहां हम जो नंबर याद होता था किसी का वो लिखाते थे। ये देखिए ऐसी बात टीवी में नहीं बताते, बच्चे फॉलो करेंगे, लेकिन स्टिल जी ये जो तुन तुन तारा वाला सीन है ना, द बेस्ट लाइन ऑफ द पेपर, लेकिन वो साथिजा में बेचारे क्या क्या भुगतते हैं पेपर चेक करते हुए। जैसे ना पता है लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब पेपर चेक कर रहे होते हैं तो शायद पढ़ता नहीं है एग्जामिनर, ऐसा नहीं है, पढ़ भी लेते हैं। तो ये भी कहते थे कि ये गिट्ठे जो होती है ना, आई मीन इस तरह से नाप के ना नंबर देते हैं, ये होता था। और बहुत से लोग ऐसे लिखते थे, कुछ भी लिखाते थे और वो पास भी हो जाते थे। खैर ये हमारे निज़ाम तालीम की खामी भी है, लेकिन ये जो टीचर हैं इनको हम यहाँ पे खिराज तहसीन भी पेश करते हैं कि कम से कम वो पेपर पढ़ रहे हैं। और फिर थोड़ा सा गुस्सा भी आया उनको जब फिजिक्स को बुरा भला कहा गया, क्योंकि सर जो है उन्होंने मुश्किल से फिजिक्स पढ़ी होगी और अब वो पढ़ा भी रहे हैं और ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो गाने लिख रहे हैं। ये गलत बात है। थोड़ा सा ये तो हमने आपको एक डिफरेंट टच दिया शो के अंदर। साथ ही आपको ये भी बताया कि इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड चौथे दिन का खेल, पहले टेस्ट के चौथे दिन का खेल शुरू हुआ चाहता है और ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। टीम्स ऑन द ग्राउंड, 2 रन की बर्तरी हासिल है। 440 वोल्ट का झटका दिया था कल न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को और 6 विकेटें उनकी गिरी थी। 4 विकेटें अभी भी इन हैंड हैं। क्या पाकिस्तान पहले सेशन के अंदर न्यूजीलैंड की इनिंग्स का खात्मा कर पाएगा?
विलियमसन इज प्लेइंग ऑन 103 103 पे खेल रहे हैं वो, या 105 पे खेल रहे हैं, तो विलियमसन इज वेरी मच देयर, जो कि 105 पे खेल रहे हैं, तो ही इज वेरी मच देयर जी। और उसके साथ टेल एंड है, लेकिन अगर विलियमसन मजीद 50-60 रन का तड़का और लगा देते हैं तो थिंग्स विल नॉट बी दैट इजी फॉर पाकिस्तान। तड़का, ठीक है। अच्छा जी, इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अब हम बढ़ते अपने सेगमेंट की जानिब, ओवर अ कप ऑफ कॉफी, जिसमें सना हुमायूं आज हमारी मुलाकात करवा रही हैं। ट्रैवल व्लॉगर और समाजी कारकुन भी हैं ताहिर खान, उनसे क्या बात हुई, देखते हैं आज का सेगमेंट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और एक्सप्रेसो के एक और खूबसूरत सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं बड़ी ही प्यारी जगह पे मौजूद हूँ, इस्लामाबाद की जान शक्कर पड़ियाँ, और यहाँ पर आपकी मुलाकात में करवा रही हूँ फेमस ताहिर खान से, जो कि वीलॉगिंग से अपना मशहूर हुए, अपना करियर स्टार्ट किया, लेकिन फूड बिजनेस को इन्होंने एज अ पैशन स्टार्ट किया। तो आइए इनसे इनके जर्नी के बारे में पूछते हैं और जानते हैं कि इनकी इस मशहूरी और इस इतनी जल्दी तरक्की का राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो लोकेशन का इंतखाब बड़ा ही अमेजिंग है आपका, और इस्लामाबाद आए और आप शक्कर पड़ियाँ ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यू नो, हार्ट ऑफ द इस्लामाबाद, आपने लोकेशन बहुत अच्छी है। वीलॉगिंग से आपने अपने करियर का आगाज किया, और क्या जर्नी रहा आपका, जरा हमें बताएं हमारे देखने वाले। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए अपनी टीम के साथ। मेरा नाम ताहिर खान है, मलाकन बटखेला से बिलोंग करता हूँ, और 2016 में पहली बार पुश्तो में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। और व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मकसद यही था कि जो हमारा पुख्तूनों का इमेज खास कर बना हुआ था, तो वो मैं थोड़ा सा चेंज कर सकूँ थ्रू व्लॉगिंग। स्टार्ट में बहुत मुश्किल था, कोई वीडियोस नहीं देखते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं आ रही। 3-4 साल मेहनत की, सऊदीया में भी जॉब कर रहा था, तो उस व्लॉगिंग के ज़रिए से अपने पब्लिक, जो हमारे लोग हैं पुख्तून, उनका कल्चर, जो खूबसूरत जगह हैं, वो थ्रू व्लॉगिंग मैंने दुनिया को दिखाई और पुख्तूनों में एक नाम बनाया। तो वही से स्टार्ट किया था व्लॉगिंग से। चलें, ज़बरदस्त। फूड के बिजनेस को सोशल मीडिया के जरिए फरोग देना कितना मुश्किल है, और इस कामयाबी को कैसे समेटा आपने? आई थिंक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। आजकल आप देख लें, दौर ही डिजिटल मीडिया का है, सोशल मीडिया का है। तो मैंने कुछ अलग से इंडिया से या अमेरिका से मैं फूड नहीं ले गया था, वही फूड है जो हर रेस्टोरेंट में मिलता है, लेकिन मैंने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन चेंज की, थ्रू सोशल मीडिया उसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू की, और वो चीज़ें लॉन्च की जहाँ पे पहले नहीं थी, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लोगों में नहीं था। क्योंकि आप जाते कढ़ाई और ये सारी चीज़ें, चावल आपको हर जगह मिलती है। हमने थोड़ा सा अरबिक टच दिया, फिर अपनी पुख्तून का जो रिवायती खाने हैं उसका टच दिया, और माशाल्लाह इस्लामाबाद की जितने लोग उनको बहुत पसंद आया। मैं देख रही हूँ बड़ी डिफरेंट जगहों से लोग आए हुए हैं और आते हैं आपके रेस्टोरेंट। कौन कौन सी मशहूर शख्सियात आपके रेस्टोरेंट पर आ चुकी हैं? बहुत सारे क्रिकेटर, जितने भी सारे दोस्त हैं। हमारे एक्स कैप्टन मिसबाउल हक आए थे, अब्दुल रज़ाक आए थे, शाहीन शाह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी 2-3 बार आए हैं, हारिस रूब आए हैं, शरियार अफरीदी साहब आए हैं, जितने एंकर्स हैं, काशिफ अब्बासी साहब आए हैं, कामरान शाहिद साहब आए हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए माशाल्लाह। अच्छा, कहते हैं वैसे कि खाने पीने के काम में बड़ी बरकत होती है, अगर आप उसमें खुलूस ऐड करते हैं खाने में तो बड़ी बरकत शामिल हो जाए। तो आपके लिए कितना मुश्किल था ये बिजनेस, और बिजनेसेस के मुकाबले में कैसे कंपैरिजन करेंगे? वेल, बिल्कुल, रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है ये मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन देखिए राज़िक अल्लाह है, रिज़्क अल्लाह ने लोगों को देना है। हम कभी ये ज़हन में नहीं लाते कि हमारा रेस्टोरेंट है, हमारा ब्रांड है, हम अच्छा खाना बना के लोगों को पेश कर रहे हैं। राज़िक अल्लाह है, हम बस अपनी कोशिश कर रहे हैं, और मुझे अपने काम से प्यार है। इस ब्रांड की वजह से, TKR की वजह से मैं चाहता हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम रोशन हो। तो मैं चाहता हूँ कि TKR से पाकिस्तान इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि इस ब्रांड की वजह से लोग पाकिस्तान का नाम जाने। तो आपने TKR ही क्यों रखा, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ताहिर खान, मेरा नाम ताहिर खान है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि व्लॉगिंग के जरिए मुझे पुख्तून बहुत ज्यादा जानते थे, तो मैंने कहा कि यार अभी अगर हम कोई और नाम रखे जिसका कोई मीनिंग ना हो, तो मेरे ज़हन में पहले से था कि इसको ब्रांड बनाना है। सही, आपने अपने आप को ब्रांड बना लिया। दैट्स गुड, दैट्स इंटेलिजेंट। अच्छा, आपने एक इंडियन फैमिली को रेस्क्यू किया और वीलॉग बड़ा मशहूर हो गया, तो क्या वाकया था वो हमारे ऑडियंस को बताएं। वो मैम, ये शक्कर पड़िया में वो लोग, उन्होंने लेफ्ट मांगी और मैंने गाड़ी में बिठाया। जब पूछा कि आप लोग कहाँ से, तो इंडिया से। तो वो अजीब लगा कि इस जंगल बीच में ये लोग मुझसे लेफ्ट क्यों मांग रहे हैं। फिर उनके फाइनेंशियली जब स्टेटस के बारे में मैंने जाना, तो मुझे अजीब सा लगा कि यार ये लोग इतनी गुर्बत में अपनी बेटियों को पाकिस्तान लेके आए हैं और यहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मेरी जगह आप भी होती, हमारे पाकिस्तानी कोई भी होता, और उनको पता चलता कि ये इंडियन है, तो बगैर मेहमान नवाजी के वो लोग जाने नहीं देते। तो मैंने सिंपल सा किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, रेस्टोरेंट लेके आया
उनको खाना खिलाया, उनसे बहुत अच्छी मेरी गपशप लगी। और पाकिस्तान के बारे में जो उनका नेगेटिव माइंडसेट बना था, जो मीडिया खासकर पोर्ट्रे करता है इंडियन मीडिया, तो वो मैंने चेंज करने की कोशिश की और वो माशाल्लाह बड़े खुश हो गए। और बड़ा कामयाब वो तजुर्बा रहा। बाद में रब्ता हुआ आपका उस फैमिली से? जी अभी तक है। अभी वो पाकिस्तान में इंडिया चले गए? वो चले गए हैं। अच्छा। अभी तक वो राब्ते में। अच्छा, आपने एक व्लॉग में ख्वाहिश जाहिर की कि आप इंडिया जाना चाहते हैं, उसकी कोई खास वजह? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने 7 ज़मीन और 7 आसमानें पैदा की है। ये जो बॉर्डर लगाए ना, हम इंसानों ने लगाए। अब मेरे पास पासपोर्ट है और पासपोर्ट में जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो वो देखते हैं कि भाई कौन से मुल्क से आ गए हो और वहाँ पे एंट्री की। तो मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने ज़मीन बिछाई है तो हम इंसान बॉर्डर क्यों लगाते हैं। मेरा बिलीव यही है कि आप जिधर भी जाओ, अल्लाह की ज़मीन है, आपकी अपनी मिट्टी है, अल्लाह ने आपके लिए पैदा की है। तो वाई नॉट, मैं इतना घूमा हूँ 10-12 ममालिक, तो इंडिया भी मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडिया में। क्योंकि हमारी रूट्स तो तकरीबन शुरू से एक ही थी और फिर अवाम में मैंने देखा है कि हमारी अवाम में इंडिया हो या पाकिस्तान हो, मोहब्बत बहुत है। पॉलिटिकली चीजें और थोड़ी और वजह से। अच्छा जी, पूरी दुनिया आपने घूमी है, किस मुल्क का खाना आपको जाती तौर पे पसंद है? हाँ, इट्स वेरी टफ क्वेश्चन। देखिए, खाना जो है ना वो हम पठानों का खाना होता है। जिस तरह हम दुम्बा, तिक्का वगैरह होता है, खालिस होता है, मसाले नहीं होते उस पे, ये मिर्ची वगैरह ज्यादा नहीं होती, उसमें सिर्फ हम नमक डाल के पेश करते हैं। तो आई थिंक के खुराक जो मुझे ज्यादा पसंदीदा है तो हम पठानों का है। बाय द वे, इंडोनेशिया बाली में जो सी फूड था तो वो मुझे बहुत पसंद आया। मैं अभी रिसेंटली बाली से होकर आई हूँ। आई कैन इमेजिन, मैं इंडोनेशियन फूड की फैन हुई हुई हूँ। एग्जैक्टली, वो जो सी फूड मिलता है बाली की बीचेस में, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा। चले, वंडरफुल। अच्छा जी, आपने ये कहा है कि बाबर आजम के होते हुए आप विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं, ऐसा क्यों? बाबर हमारा भाई, हमारा पाकिस्तान का फख्र है। लेकिन देखिए, हमारे अपनी क्रिकेट टीम में सारे जानने वाले मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन लड़कों का भी ज्यादातर विराट कोहली उनके फैंस है। तो विराट कोहली को मैंने जब इनने स्टार्ट ली थी, मैं सऊदीया में जॉब करता तो बहुत स्ट्रगल इस बंदे ने की है और वो एक काम उसमें मुझे बहुत पसंद है, वो हार नहीं मानता। अच्छा, तो वो कैरेक्टर वो इंस्पिरेशन है आपकी कहीं ना कहीं, है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, आपके रेस्टोरेंट की सबसे जो पॉपुलैरिटी की वजह वो दम पुख्त है और पूरी दुनिया में, वैसे तो पाकिस्तान में तो पता ही है कि पख्तूनों का सबसे फेमस जो खाना है वो दम पुख्त है, लेकिन पूरी दुनिया में इसको मशहूर कर देगा सेहरा आपके सर जाता है। तो कैसे हुआ ये, और आप हमें दिखाएंगे कि ये डिश कैसे बनती है? वेल, डेफिनेटली मेरा एक ड्रीम था कि अपने फूड को पूरी दुनिया लेके जाऊं। तो उसे स्टार्टली सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत पसंद आया कि यार एक नया तरीका है, पूरे दुम्बे में आप चावल डाल लेते हो, उसे गड्ढे में 3-4 घंटे रख के, तो वो हमने पेश किया लोगों को और बहुत पसंद आया। और इंशाल्लाह डेफिनेटली अब आपको लेके जाते किचन, पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये बनता है। तो चले, अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब आपकी जो अगली ब्रांच है वो किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे या कहीं हम बाहर जाएं तो हमें एक अपना पाकिस्तानी ब्रांड देखने को मिले, फिर हम भी वहाँ बैठ के दम पुख्त खाएंगे। चलिए जी, फिर अब चलते हैं कि दम पुख्त यहाँ पर तैयार कैसे होता है, इसकी तैयारी कैसे होती है, कितना वक्त लगता है। सो रहिए मेरे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ जुबैर, जो कि मैरिनेशन इन्होंने स्टार्ट कर दी है बिकॉज बहुत लेंथी प्रोसेस है। ताहिर साहब, ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये सालिम बकरा है, किस तरह से इसकी कटिंग की है, किस तरह से ये तैयारी होती है इसकी? देखिए, बहुत ही सिंपल है। सालिम बकरा आपके सामने है, इस पे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस पे सबसे पहले ये नमक छिड़कते हैं, फिर जो TKR का जो खुशी से हमने एक रेसिपी बनाया है, और ये खासकर हमने जो बाहर दुबई और अरबिक लोग जो मंदी खाते हैं तो उसको थोड़ा सा हमने चेंज करके अपना एक रेसिपी बनाया मसाले का, जो किसी के पास नहीं है। अच्छा, ये आपका वो ट्रेड सीक्रेट है जो ये हमारा सीक्रेट है, ये नहीं हम बताएंगे। तो ये उसके बाद नमक के बाद इसको लगाते हैं मसाले को। मसाले लगाने के बाद बकरे के जो पेट में हम चावल डालते हैं। सही। और चावल डालने के बाद हम ड्राई फ्रूट उसमें डाल लेते हैं और फिर सुई से हम उसे बंद कर लेते हैं। अच्छा। और फिर इसको 2 किस्म में बनाया जाता है, एक होता है कड्डा और एक होता है पतीला। अच्छा। तो वो कस्टमर पे डिपेंड है, कोई चाहता है कि यार हमें कड्डे वाला चाहिए, कोई चाहता है कि हम पतीले वाला खाएं। तो ज्यादातर लोग कौन सा खाना पसंद करते हैं? कड्डे वाला बहुत लोग। अच्छा, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है ना। और ज्यादा जो इसका टेस्ट बन के निकलता है वो कौन से वाले? मुझे खुद
खड्डे वाला दमपोख अच्छा। मुझे खुद पसंद है। तो अभी आप हमारे लिए वो खड्डे वाला वो सारा प्रोसेस करेंगे? अभी जो लगने वाला है हम पतीले में लगाएंगे। खड्डे अच्छा। हमारी बिजी है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 4 लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो अब इसको हम डालना है पतीले में। अच्छा, और अगर कोई सालिम बकरा ना खाना चाहे और अगर कोई कहे मतलब 2-3 लोग आए और जाहिर सी बात है पूरा बकरा तो नहीं खाया जा सकता, तो इस तरह की अवेलेबिलिटी है तो आपके ये रेस्टोरेंट में? ठीक है, हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये चीज की है कि आप अगर 1 पीस लेना चाहते हो सही। तो हमारे डिफरेंट पीसेस भी लगते हैं। अच्छा। तो आप 2 केजी से लेकर 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी जितने आप लोग हैं तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं, आप वो भी खा सकते हैं। और कितना टाइम लगता है इसको तैयार होने में? इसको मिनिमम मैम लगता है 4 से 5 घंटे। तो अगर कोई आता है और दम पुख्त का ऑर्डर करता है तो क्या उसे 4-5 घंटे वेट करना पड़ता है? नहीं, वो आने से पहले वो कॉल करेंगे। अच्छा। वो बुकिंग करेंगे। ये विदाउट बुकिंग इस तरह आप आके तो सर्व नहीं कर सकते हम पूरा सालिम बकरा, लेकिन अगर आपने पीसेस खाने होते तो हमारे पास तैयार होते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा अगर आपने दम पुख्त खाना है और TKR से खाना है तो उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी, वरना आपको 4-5 घंटे वेट करना पड़ेगा। वेल मैरिनेशन कर रहे हैं और इनका प्रोसेस देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। दम पुख्त तैयार हो चुका है एंड स्मेल्स रियली गुड। पिस्ते, बादाम, मेवे, जो सब कुछ हमने देखा था वो सब इसमें मुझे नजर आ रहा है। वो जो स्पेशल मसाला TKR का है वो मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसा है। वाओ, गोश्त तो बहुत मजे का, तो कहते हैं ना सॉफ्ट हुआ हुआ है। और ये साथ में काबली पुलाव। बिल्कुल सही कहा था ताहिर खान साहब ने कि इनकी स्पेशल रेसिपी है जो इन्होंने बिल्कुल हमें नहीं बताई है, बट गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ है, काबली पुलाव है साथ में और खुश्क मेवे भी हैं साथ में। सो अगर आपने पख्तून खाना खाना है और स्पेशल TKR रेसिपी का खाना खाना है तो आप यहाँ पर जरूर आए, हाईली रिकमेंडेड। तो अब तक के लिए इतना ही, होगी फिर आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जरा इन डिटेल्स मैच का जिक्र कर लेते हैं जो कि कराची के अंदर टेस्ट जारी है। पहला टेस्ट है, चौथा रोज है और न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स के अंदर बैटिंग जारी है। इस वक्त न्यूजीलैंड हमारा टोटल जो एक पहली इनिंग्स में हमने किया था 438 रन का, वो क्रॉस कर चुकी है। 440 रन कल तक बनाए थे, 4 विकेटें अभी बाकी हैं। केन विलियमसन 105 रन बनाकर कल क्रीज पर मौजूद रहे। इस वक्त 109 रन बना चुके हैं और 451 मजमूई स्कोर हो चुका है, जबकि जो टीम सऊदी हैं वो इस वक्त 8 रन के ऊपर खेल रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही, कैसी रहनी चाहिए थी, बात करने के लिए हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। उनसे हम जरा एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। मिर्जा साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये रोटेट नहीं हो रहा मेरा माइक, लेकिन आपसे बात करनी है, वक्त कम है। आपकी आवाज आ रही है मिर्जा साहब, वीडियो ऑन, आप चेक कर लीजिएगा जो भी मामला है। जरा टेस्ट मैच के हवाले से हम बात कर लेते हैं। और हमने आज सुबह भी के 440 वॉट का जो झटका लगाया है, उसके बाद आज पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल इस टेस्ट मैच के हवाले से, तज्जिया दीजिएगा। देखिए अरमला, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो पाकिस्तान मुश्किल में नजर आ रहा है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की टीम 100 या उससे ज्यादा रन की लीड ले गई तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि पिच जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है और पिच में क्रैक्स पड़ रहे हैं, कुछ गेंदें नीची रह रही हैं, कुछ ऑकवर्डली बाउंस कर रही हैं। तो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग सेकेंड इनिंग्स में हमेशा वल्नरेबल रही है। आखिर कब तक हम बाबर आजम पर इन्हिसार करते रहेंगे? तो मैं समझता हूँ एक मुश्किल टास्क है पाकिस्तान के लिए। जब 438 रन स्कोर किए थे पाकिस्तान ने तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान फॉलो ऑन करा लेगा, लेकिन केन विलियमसन, जिनका शुमार इस वक्त दुनिया क्रिकेट के चंद बेहतरीन बैट्समैनों में होता है, 25वीं टेस्ट सेंचुरी उन्होंने बनाई और सबसे ज्यादा
5 सेंचुरियां उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किए और उनमें डबल सेंचुरियां भी शामिल है। और आखिरी इनिंग्स उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 238 रन बनाए थे इमरान क्राइस्टचर्च में लास्ट ईयर जनवरी में। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि वो किस तरीके के बैट्समैन है। तो मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए। हमारी बॉलिंग बिल्कुल वल्नरेबल नजर आ रही है। हमारे बॉलर्स ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जान ही नहीं है बॉलिंग में। ये T20 एक्सपर्ट्स हैं सारे, जब टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो फिर उनको बड़ी मुश्किल होती है। तो ये बुनियादी तौर पे वजह क्या है हमारी बॉलिंग के वल्नरेबल होने की? क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर तो ये सारे लड़के बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छी विकेट्स भी लेते हैं, बहुत अच्छी बॉल भी करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल खास तौर पे हमने इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। क्या कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर है प्लेयर्स पे? देखिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात नहीं है। दरअसल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में इमरान जमीन आसमान का फर्क है। एक फास्ट बॉलर मोहम्मद अली आए थे सियालकोट से, उनका ताल्लुक 30 बरस की उम्र में उनका डेब्यू कराया गया और क्या हुआ, बेचारा कोई विकेट नहीं ले सका। डोमेस्टिक में वो विकेटें ले रहा था। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप आते हैं तो आपको बहुत सारे गुर आने चाहिए, आपकी फिटनेस का लेवल जबरदस्त होना चाहिए। डोमेस्टिक में अगर फिटनेस नहीं भी है तो मैच चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में बुनियादी वजह यही है स्किल्स की कमी की, कि एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट्समैन उस तरह के नहीं होते जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होते, जो सारी क्रिकेट की बारीकियां समझते हैं। तो मेरे ख्याल में बुनियादी वजह यही है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में हम आते हैं डोमेस्टिक से तो एक्सपोज हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो उस प्रेशर को जो है वो सस्टेन कर पाए। अच्छा, कल का जो तीसरा दिन था वो कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज में भी घिरा रहा, तो मैं बल्कि चाह रहा था कि आपसे बात हो तो जरा मैं आपका टेक लूं इस पे। लकीली बात हो रही है। एक तो ये जो कल कैप्टेंसी के हवाले से एक कंट्रोवर्सी बनी, उस वक्त इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं और क्या हम इतने लाइल्म हैं लॉस से? और फिर उसके बाद आपको क्या लगता है, चूंकि सरफराज बहुत अरसे के बाद आए हैं, तो उसके बाद भी कई टीम का जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है इस पे इसका इम्पैक्ट आएगा? विद दैट मैं आपसे इसी सवाल के आखिर में जो हमारे अंपायर अलीम डार साहब, उनके हवाले से भी आपका तज्जिया चाहूंगा, क्योंकि उन पे कल बड़ी तनकीद हुई, ही शुड गेट रिटायर्ड नाउ, ही इज अ लेजेंड अंपायर। इस पे भी जरा दोनों पे कहते हैं हर उरूज रा जवाल, हर उरूज को जवाल होता है, ये कुदरत का कानून है। तो ये लाजमी बात है, एक आदमी एक उसका प्राइम पीरियड होता है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। अलीम डार की अब मुझे लगता है दो दफा ICC के बल्कि 2-3 दफा बेस्ट अंपायर रहे, अब उनकी रिफ्लेक्सेस थोड़े वीक हो गए। और जहां तक आपने कप्तानी की बात की, आप देखें कि इतना नहीं पता, मोहम्मद यूसुफ इतनी क्रिकेट खेले, सकलैन मुश्ताक इतनी क्रिकेट खेले, फिर मंसूर राना वो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रहते रहे जो मैनेजर है, उनको ये नहीं पता कितनी जग हसाई हुई है कि आप कानून से ही वाकिफ नहीं है। ICC का जो कानून है 24.2.1 उसके तहत कोई भी सब्स्टिट्यूट फील्डर जो है वो जब मैदान में जाता है कप्तानी नहीं कर सकता। और रिजवान साहब चले गए, उन्होंने जाके 4 ओवर्स कप्तानी की। जब ख्याल आया, मैच रेफरी ने जब इसका नोटिस लिया, ख्याल आया तो फिर उसके बाद सरफराज को कप्तानी दी। मेरे ख्याल में कप्तानी की भी सर जंग जारी है। अगर बाबर आजम को फ्लू हो गया था, वो अगर होटल से आ गए थे, नहीं गए मैदान में, तो उनको ये इस बात का भी खदशा लगा रहता है कि कहीं कोई और मेरी जगह ना ले ले। तो रिजवान को उन्होंने भेज दिया, हालांकि रिजवान टीम में नहीं है। और मेरे ख्याल में शान मसूद हुए या असद शफीक हुए या इमाद वसीम हुए, ये सब ऐसे हैं कि जो इसी चक्कर में पीछे रहे। और सरफराज अहमद ने चूंकि परफॉर्म कर दिया इसलिए मजबूरन उन्हें खिलाना पड़ा। मैं समझता हूँ कप्तानी का बड़ा इशू होगा राजा साहब की रुखसती के बाद। अच्छा मिर्जा, आपने राजा साहब की रुखसती की बात की। कल राजा साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया और मैं देख रही थी, काफी उन्होंने पहले भी वो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं नजम सेठी और जो मैनेजमेंट में चेंजेस आए हैं। कल भी उन्होंने बड़ी खुल के तनकीद की और उनसे जब एक एंकर ने सवाल किया कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते अगर आपको इतने मसाइल है, तो उन्होंने आगे से कहा कि जी मैं कोर्ट में नहीं, कोई फायदा नहीं है चैलेंज करने का। तो रमीज राजा को लगता है, आपको लगता है कि अब अगर ये मैनेजमेंट में चेंजेस आ गए हैं तो उसको बड़ा ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए था, ना कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे या सोशल मीडिया के ऊपर इतना खुल के तनकीद की जाए? बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया अरमला। रमीज राजा पढ़े लिखे MBA किया हुआ है, उनके वालिद राजा सलीम अख्तर मरहूम चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे, एक अच्छी फैमिली, वसीम राजा पढ़ाते रहे मरहूम उनके भाई, तो उनको तो ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। लेकिन आपने देखा चेहरे से उनके फ्रस्ट्रेशन नुमाया है। कोई मुझे क्यों निकाला वाली बात आ रही है कि मुझे क्यों निकाल दिया रात की तारीकी में। हर एक का वक्त आता है। रमीज राजा 1 साल 3 महीने और 9 दिन तक PCB के चेयरमैन रहे और वो भी सियासी बुनियादों पर आए थे। ये नहीं कि वो उनको पड़े, मतलब इससे पहले वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुके थे। तो मैं समझता हूँ कि उनको अब
एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आप देखें, नजम सेठी साहब से लाख हमारा इख्तिलाफ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया रमीज राजा को। और रमीज राजा मुसलसल कह रहे हैं कि वो लोग ठग आ गए, वो लोग जो क्रिकेट नहीं जानते। मैं क्रिकेट और रमीज राजा ने साहब एक बात कही, सॉरी टू कट यू, उन्होंने कहा जी कि परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन टेन्योर तो पूरा करने देना चाहिए था। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? क्रिकेट व्यूअर्स तो इस बात की इजाजत नहीं देते कि परफॉर्मेंस बुरी है तो चूंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो पूरे करना, भाई क्यों करने दिया जाए, आप परफॉर्मेंस ठीक करें। बिल्कुल, आप मुसलसल 4 टेस्ट मैच पाकिस्तान की क्रिकेट की 70 साल तारीख में पहली मर्तबा हारे और आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छी है। मेरे ख्याल में रमीज राजा साहब जो थे ना, वो बादशाह सलामत बन गए थे, क्योंकि इज्जत, दौलत, शोहरत और ताकत अगर इंसान को मिल जाए तो इंसान के ज़र्फ का पता चलता है कि वो झुकता है। कहते हैं ना कि फलदार शाख जो है वो झुकी हुई होती है, तो बजाय झुकने के वो एरोगेंट हो गए, अपने प्लेयर से कांटेक्ट नहीं करते थे, तो इन दी एंड मैं चाहता हूं, ये जो कप्तानी वाली बात आपने की थी, मुझे ये वाइब आ रही है, और बीइंग व्यूअर बात करो, मेरे पास कोई खबर नहीं है इस हवाले से, ये वाइब आ रही है कि इस वक्त ये जो ग्रुपिंग का मामला है ना, जैसे वो हैशटैग भी कल हम जिक्र कर रहे थे, सोचना भी मना है, बाबर आजम के लिए हारिस का और शाहीन का, फिर शाहीन ने डिलीट कर दिया ट्वीट। मुझे लगता है इस वक्त ये मामला कुछ ज्यादा सर उठा रहा है। क्या करना होगा मौजूदा नई मैनेजमेंट को इसको लेकर? देखें, एक तो इनका मैंडेट अभी 4 महीने का है, उसके बाद जब प्रॉपर तरीके से चीजें सेट होंगी कि गवर्निंग बोर्ड आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि अगली सीरीज जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज है, बाबर आजम टेस्ट के कप्तान नहीं रहेंगे, मुझे जो लग रहा है। आप देख लीजिएगा, चला दीजिएगा मेरा क्लिप, क्योंकि इन लोगों की जो है ना, हरमला कहेंगी बादाम भी ले आएंगे। फिर उसके साथ ये होगा कि वो चूंकि सेठी साहब का जो माइंड सेट मुझे नजर आ रहा है, कल आप देखें शर्जील खान को उन्होंने 22 में शामिल किया, हारिस सुहेल को उन्होंने 22 में शामिल किया, और वो लड़के जो जुल्म और सितम का शिकार थे वो 22 में शामिल हो गए जो वनडे टीम के। तो मेरे ख्याल में अभी बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, बहुत सारी विकेटें गिरने वाली हैं इंशाल्लाह, आहिस्ता करके बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया अपना तजिया देने के लिए। क्रिकेट के ऊपर हम बात कर रहे थे और मैनेजमेंट चेंजेस के ऊपर कुछ बात हुई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बिल्कुल जनाब, हमारी कोशिश होती है कि हम मुख्तलिफ किस्म के मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएं। म्यूजिक बड़ा डोमिनेट करता है हमारे सेकंड आवर के अंदर खास तौर पे, और हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के ऐसे लोग आपके सामने लाए जाए जो बहुत ज़बरदस्त करें म्यूजिक को लेकर। और एक बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन ये है कि जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं ना, ये विद द टाइम चेंज होते हैं, हर किसी का एक वक्त चल रहा होता है। तो आज हमारे साथ जो म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर और लिरिसिस्ट मौजूद हैं, इनका भी ये वक्त चल रहा है, ज़बरदस्त किस्म का म्यूजिक बना रहे हैं और बड़े मकबूल होते हैं इनके गाने। हसन बादशाह इनका नाम है। जो भी जब हम जिक्र करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी कॉम्पोजिशन में क्या है। खुद गाते भी हैं, ही इज़ अ वेरी गुड फ्लूट प्लेयर। आज इनका ये भी इंट्रोडक्शन हमारे साथ मौजूद है। और म्यूजिक प्रोड्यूसर तो ये हैं ही, और रिसेंटली ही जस्ट क्रिएटेड हिज ओन एक सीज़न जिस पे ये काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें बड़े नामवर गुलकार राहत फ़तेह अली खान साहब जैसे भी उसमें शामिल हैं, और अली ज़फ़र जैसे लोगों को भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। हसन इज़ विद अस राइट नाउ इन स्टूडियोज। हसन, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बुलाया और थैंक यू आपकी टीम का। ग्रेट टू हैव यू। चूंकि मुझे पता है कि आपने बड़ा स्क्रैच से स्टार्ट किया, जैसे कहते हैं ना आर्टिस्ट नीचे से ऊपर आप आए मेहनत करते हुए, और अब आप इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करें, ये सफ़र कैसा रहा हसन? पहले तो मैंने, आपको पता ही है कि पहले फ्लूट प्लेयर था मैं, फ्लूट से स्टार्ट किया। मेरे बड़े भाई उस्ताद बाकिर अब्बास जो कि वर्ल्ड नाउन फ्लूट प्लेयर हैं, तो उनके साथ ही मेरा तो यही था कि उनको बस सपोर्ट करना है भाईजान को, कि जब उनकी गैर मौजूदगी में उनके जितने भी काम है उनको मैं देखूं। ठीक है, तो इसी तरह मैंने शुरू किया। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि आगे कहाँ ज़िंदगी किस तरह काया पलटी फिर कहाँ से कि यार तो प्रोडक्शन की तरफ। वो बस ऐसे हुआ कि मैं ना बाकिर भाई के साथ जाना मुख्तलिफ स्टूडियोज़ में, उन्होंने फ्लूट बजाने जानी। अच्छा। तो जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स होते थे कंप्यूटर पे बैठे हुए, तो मैं देख रहा होता था कि बाकिर भाई अक्सर कि भाई हम गए हैं तो सिर्फ एक नॉर्मल से कॉर्ड्स बज रहे हैं, आप तो खुद समझते हैं म्यूज़िक को, सिर्फ कॉर्ड बज रहे हैं और एक वोकल ऊपर जो सिंगर का गाइड वोकल चल रहा है। ठीक है। मैं देखता था बाकिर भाई जाके उनको बताते थे कि ये फ्लूट यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पियानो का इस तरह कर लेंगे। तो मैंने बाकिर भाई को कहा कि बाकिर भाई हम क्यों ना अपना स्टूडियो शुरू करें। तो मेरा भी यही था कि मैं बाकिर भाई को बस असिस्ट करूँ और उनको, तो हमने स्टूडियो शुरू किया। अच्छा, फिर ये था कि बाकिर भाई चूँकि लेजेंड, जो बड़े लोगों के साथ उन्होंने म्यूज़िक बनाया किया, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैडम नूरजहां के साथ, वो जो आजकल के बच्चे आते थे ना, जो रैप और यो सॉन्ग्स जो थे, जाहिर है वो उन्होंने आना और बाकिर भाई के सामने वो बड़े चुप करके ऐसे बैठे होते थे, और बाकिर भाई को कह भी नहीं पाते थे कि भाई हमें जरा रैप चाहिए गाना, जरा, और बाकिर भाई जरा पुराने माइंडसेट, बाकिर भाई वो जरा सुरीला म्यूजिक। ठीक है।
तो मुझे बड़ा होता था कि यार ये जो चाह रहे हैं ना, वो फिर ये होना कि बाकिर भाई ने उठ के ऐसे कहीं नीचे जाना या तो मैंने फौरन उनको आप ये तो नहीं चाह रहे, तो वो कहते थे कि हाँ। तो इसी तरह फिर वो एक गाना मैंने फिर बनाया ऐसे बाकिर भाई से डरते डरते उनकी गैर मौजूदगी में, तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते। ओके, ये आपने खुद गाया? हाँ नहीं, ये मैंने लड़का एक हनी राज है, उसके लिए मैंने पहला गाना ये बनाया। ओके, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंडिया की ट्रेंडिंग में गया। उस पे कोई अपोज नहीं किया भाई ने कि किस तरह का म्यूजिक तुमने स्टार्ट कर दिया है? मैं जब वो गाना रिलीज हुआ ना, मैं उसके जब मिक्स मास्टर, वो गाना मैंने ऐसे बनाया कि बाकिर भाई बैठे हुए हैं तो मैं कोई और ही म्यूजिक कर रहा हूँ, मैं फ्लूट बजा रहा हूँ तो उनको खुश करने के लिए ऐसे वो जाना। तो मेरा ये होता था कि जाएं तो मैं जरा इस तरह की चीजें। नहीं, बहुत जबरदस्त। और उसके बाद फिर आपने बड़े अच्छे और अली जफर के रीजनल गाने वो सारे आपने प्रोड्यूस किए। हाँ जी, वो फिर अली भाई की, मैं अली भाई जो हमारे बड़े भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा कैरियर में बहुत बड़ा हाथ है उनका। मैं तो उनके साथ बाकिर भाई उनके करियर में भी आपका हाथ है, उनकी वापसी हुई है दोबारा। चले ये कह सकते हैं म्यूजिक करियर के अंदर, ये चले ये आप ऐसा कह ले चले, लेकिन असल में तो इसमें कोई शक नहीं है कि दोबारा से हम चाहेंगे, क्योंकि देखने वाले आपकी फ्लूट भी आप जान है, आपके बड़े भाई माशाल्लाह उनका बड़ा नाम है, तो हम चाहते हैं हसन आप थोड़ा सा हमें ये भी सुनाएं ताकि अच्छा मैं आपको बताता हूं, लोगों को अंदाजा हो कि आपका ये टैलेंट क्या है। असल में हुआ ये है कि मैंने पिछले दिनों ना अपना स्टूडियो शिफ्ट किया, अच्छा, किसी दूसरे एरिया में। ओके, तो मेरा जो असल फ्लूट बैग है, जो मैं वो लकड़ी का फ्लूट बजाता हूँ, जो मैंने असल सीखा है, वो मेरा उधर पड़ा हुआ। तो इस पे काम चल जाएगा? इस पे काम चल जाएगा, चलेगा। ये मैं फिर मैं कनाडा से लेके आया था। ये इसको स्टील फ्लूट भी कहते हैं, वेस्टर्न फ्लूट भी कहते हैं। तो इसके ऊपर जो है ना हमारी ईस्टर्न मेलोडीज बजाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपकी फॉर द सेक ऑफ आवर मॉर्निंग व्यूअर्स चलें जी। कुछ भी, anything you want. बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो हसन साहब अब ये बताइए कि जो म्यूजिक अभी हमारा बन रहा है, जी जी, इस म्यूजिक को आप किस हद तक समझते हैं कि ये कम्पीट कर रहा है या कर सकता है, खास तौर पे जो बॉलीवुड में या पंजाबी म्यूजिक जो बनता है, जो कि आप जरा हिप हॉप और आपका जॉनरा ये है, तो इस हवाले से हमें बताइए थोड़ा सा। अभी आप कह सकते हैं कि मेरा जॉनरा वो फिलहाल आप कह सकते हैं, लेकिन अभी मैं जो उस्ताद राहत अली खान साहब के लिए मैंने गाने प्रोड्यूस किए हैं, अच्छा, वो गाने लिखे भी हैं, मैंने कंपोज भी किया। उसमें आप मेरे डिफरेंट मेलोडीज सुनेंगे, डिफरेंट स्टाइल ऑफ मेलोडीज सुनेंगे। उसमें जो जिसको हम कहते हैं असल म्यूजिक वो भी है। अच्छा। अभी मैं उनकी कवाली भी मैंने की है, क्लासिकल। हाँ क्लासिकल, हाँ जी। तो सबसे मुझे जो अच्छी बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा म्यूजिक बनना शुरू हो गया। जो नए लड़के आए हैं, जो जो राहत फतेह अली खान साहब जैसे बड़े सिंगर्स हैं ना, वो नॉर्मली जो कंपैरेटिवली जूनियर कंपोजर्स हैं या म्यूजिशियंस हैं, आप काम तो बहुत अच्छा करें, लेकिन जाहिर बात है यंग हैं आप अभी, तो जरा एतमाद करते हुए वक्त लगता है, टाइम लगता है। मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा राजी हो गए आप, बड़ा मजेदार क्वेश्चन किया आपने। खान साहब के साथ मेरा सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि उनके लिए फ्लूट तो मैं काफ़ी अरसे से बजा रहा था, लेकिन पिछले दिनों ना वो एक सिंगर हैं हमारे जावेद बशीर साहब के छोटे भाई अकबर अली खान साहब, अच्छा, बहुत सुरीला गाते हैं और मेरे तो फेवरेट सिंगर। जी जी, इज वेरी गुड। तो मैंने ना उनका एक राग मेघ के अंदर ना वो हम बैठे हुए थे, उनकी मैं गाने शाने बना रहा था, तो वो बैठे हुए तो उन्होंने एक क्लासिकल, एक ठुमरी क्लासिकल ख्याल गाया उन्होंने। तो मैं ज़रा इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक उस दिन बना रहा था, तो मैंने कहा खान साहब ये ज़रा देखें, एक मैंने रिफ बनाई है। ठीक।
तो वो YouTube पे आप सर्च भी कीजिएगा राग मेघ के नाम से। तो मैंने उसको ना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ एक राग मेघ का मैंने एक कोलैबोरेशन सी बना की उसके साथ, अकबर अली खान साहब के साथ। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे अपने YouTube के लिए कंटेंट में डाल रहा था, तो मुझे नहीं पता 2 दिन के बाद मुझे अकबर अली खान की कॉल आई कि खान साहब आप किधर हैं? मैं कहा जी मैं बताएं, हुक्म करें। कहते वो राहत फजली खान साहब आपका पूछ रहे थे। अच्छा, गुड। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए यानी कि सुन के उन्होंने डिसाइड किया। उन्होंने अकबर को फोन किया कि यार ये किसने किया तुम्हारा म्यूजिक। ब्रिलियंट। तो असल बातें तो इतनी सारी हैं, लेकिन वक्त हमारे शो का कम होता है सेगमेंट का। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। हम चाहेंगे इन दी एंड अगर आप वंस अगेन कुछ और एक चीज हमारे देखने वालों के लिए विद लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। मैं आपको एक गाना मैं बताता हूँ। पिछले दिनों अली जफर का और अहमा बेग का एक गाना रिलीज हुआ था, वेमाया। मैं उसके बारे में आपको बताऊँ, वो गाना लिखा भी मैंने है, उसकी कंपोजिशन भी मेरी है, और उसका म्यूजिक भी मैंने बनाया। ओके, तो वो सुना रहे हैं आप? उसका मिक्स मास्टर भी मैं उसको आपको थोड़ा सा गा के सुनाता हूं, प्लीज, ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए कि वो गाना मैं खुद भी गाता हूँ और वो गाना भी मैंने। चले, जरूर जी, जरूर। जरा उसका सुर देख लूं मैं, क्या है सुर उसका। वे माया यादों गल्लां तेरियां, वे माया दिल मनदा नहीं मेरियां। एक बारी मैनू दस जरा कदों मुड़ के तू आना है। वाह वाह। कमला हो गया तेरे बिन दिल नू समझोना है। वे माया यादों गल्लां तेरियां, कां जदों बनेरे बोलदा है, और मेरा दिल क्यों डोलदा। दिल नू मैं पुछदी रहनिया है, दस कोई पता हुण टोलदा। वाह वाह। हुण मुड़ के वतना नू आ जा माया वे सजना, एक बारी मैनू दस जरा। बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे और वो करवाएंगे खुशी। सो बचिए खुशी। थैंक यू इमरान। आज मैं आपको कार्डियो करवाऊंगी। एज आपको पहले ही बताया था कि एक टबाड़ा 4 मिनट का होता है, जिसमें आप 8 एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, 4 एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको टबाड़ास की 8 एक्सरसाइज बताऊंगी। इसमें हम बेसिकली कार्डियो की कुछ एक्सरसाइज करेंगे और सारी बॉडी वेट होंगी, ठीक है। एंड उसमें हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन क्लाइंबर से। सेम palms on the floor and pull the knees towards your chest and breathe out. First exercise. This is one of my favorite exercises, जिसमें आप upper body भी hit कर रहे हैं, core भी hit कर रहे हैं, legs भी hit कर रहे हैं. So it's full body cardio. ये आपका heart rate थोड़ा ऊपर लेके जाएगा. So second exercise is, guys, inchworms. You have to crawl forward into plank position, then come back and stand and breathe out. Into plank position, stomach should be tucked in, and up. And then, guys, squat jumps. Squat down, feet shoulder width apart, and as you descend your hips down, you jump back and stand, and then go into squat position. Then again, guys, you're gonna do push-ups on the ground. So after every 20 seconds, the exercise will change. जो knees पे करना चाहते हैं वो knees पे कर लें, जो beginners हैं, बाकी जो advanced या intermediate level पे हैं वो toes पे भी कर सकते हैं. Chest on the floor, and for intermediate and beginner level, ये आप wall पे भी कर सकते हैं. So guys, next one is on the floor, core exercise, sit-ups. And then, guys, go for one more plank exercise. In and out, plank jacks, stomach tucked in,
And guys, then side plank dips. You'll target your core, obliques, hips, shoulder strength, and guys, then switch and then to the other side. So guys, each exercise is 20 seconds long. Tabata में 20 seconds on, 10 seconds off होता है, तो ये 8 exercises हैं. After every 20 seconds you change the exercise. So try this exercise at home and इसके तकरीबन 3 to 4 rounds कर लें आप, and it will be a full body exercise as well. So take care. Allah Hafiz. Thank you very much. This was खुशी for you. I hope कि आपको एक्सरसाइज समझ भी आई होगी, और पसंद आना तो मुश्किल है, लेकिन कीजिए जरूर अपनी जिंदगी में, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जिया कीजिए। और आजकल लोग बहुत डिहाइड्रेट हो रहे हैं, सर्दियों में हम लोग पानी नहीं पीते, ज्यादा से ज्यादा पिए। प्रोग्राम खत्म हो गया है, कल मिलते हैं।